थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में गरिमा और उसका पति बिरजू और उनके दो बच्चे चिंकू और पिंकी रहते थे। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी उनके जीवन में एक दुर्घटना होती है। कार एक्सीडेंट में उसके पति बिरजू की दोनों टांगें खराब हो जाती हैं, जिस वजह से बिरजू घर पर बैठ जाता है। दोनों टांगें काम न करने की वजह से बिरजू अब कोई काम भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी गरिमा के ऊपर आ गई थी। गरिमा ने जैसे तैसे हालात को संभालते हुए गांव में एक सब्जी का ठेला लगाया और वह सब्जी बेचने लगी। गरिमा बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ तुमने सब्जी का ठेला लगा लिया। यहाँ गांव में सब्जी का एक भी ठेला नहीं था। हम सभी को सब्जी लेने के लिए पक्की सड़क वाले रास्ते पर जाना पड़ता था, जो कि हमारे घर से कितना दूर है। अब यहाँ पास में सब्जी होने की वजह से अब हम सब यहीं से सब्जी ले जाया करेंगे। इस तरह गरिमा का सब्जी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब गरिमा को घर का पूरा काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी गरिमा बहुत थक जाया करती थी। अरे क्या हुआ गरिमा बहन, तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। नहीं दीदी, बस वो रात में नींद पूरी नहीं हो पाई ना, और सुबह सब्जी लेने बड़ी बाजार पर जाना था, तो बस वही थकान है थोड़ी सी। थोड़ा तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, बीमार पड़ जाओगी तो यह सब्जी भी नहीं बेच पाओगी। हाँ दीदी, बस ये सब्जियां बिक जाए तो मैं घर जाकर पहले आराम ही करूंगी। इस तरह गरिमा सारी सब्जी बिक जाने के बाद वह घर आ जाती है और घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है। गरिमा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी ठीक रहा आज का दिन। सारी सब्जियां बिक गई। कल सुबह जल्दी उठकर बड़ी बाजार से ताजी सब्जियां खरीद कर लानी होगी, तभी उसे बाजार में बेचने जा पाऊंगी। गरिमा, मुझे माफ कर दो। मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें घर का काम और बाहर का काम सब अकेले ही करना पड़ता है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, अब सबने खाना खा लिया है तो जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है। आज सुबह गरिमा जब बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वह उठ ही नहीं पाती। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं बड़ी बाजार से सब्जी कैसे लाऊंगी? तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से गरिमा बड़ी बाजार से सब्जियां लाने नहीं जा पाती है। इसी तरह 2-3 दिन निकल जाते हैं और गरिमा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिस वजह से गरिमा बाजार में ठेला भी नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ गरिमा के बाजार में ठेला न लगाने की वजह से राजू नाम का एक व्यक्ति गरिमा की जगह पर अपनी सब्जियों का ठेला लगाने लगता है। अब गांव के लोग राजू से सब्जियां खरीद कर ले जाया करते थे। इस तरह राजू का सब्जियों का व्यापार अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाने के बाद गरिमा की तबीयत में सुधार आ जाता है और गरिमा फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाने आती है, तो उसने देखा कि उसके ठेले लगाने वाली जगह पर एक दूसरा ठेले वाले ने अपना ठेला लगा रखा है। गरिमा उसी के बगल में अपना ठेला लगा लेती है, लेकिन गरिमा की दुकान पर कोई सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि 1 हफ्तों के अंदर में राजू का सब्जी का दुकान काफी अच्छा चलने लगा था और उसने काफी अच्छे ग्राहक भी बना लिए थे, जिसकी वजह से सब उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीद रहे थे। इस तरह गरिमा की आज एक भी सब्जी नहीं बिकती है और वह अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ गरिमा, तुम इतनी उदास क्यों? जी, आज हमारी एक भी सब्जी नहीं बिकी। क्यों, गांव के लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे ठेला लगाने वाली जगह पर किसी और ने ठेला लगना शुरू कर दिया है और सब लोग उसी से सब्जी खरीदते हैं। कोई नहीं गरिमा, तुम कल फिर से सब्जी लगा लेना। आज सब्जी नहीं बिकी, इसका मतलब यह तो नहीं कि कल भी नहीं बिकेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगली सुबह गरिमा अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन आज भी कोई भी गरिमा से सब्जी नहीं खरीद रहा था। सब उसी ठेले वाले से ही सब्जियां खरीद रहे थे। एक भी सब्जी न बिकने से गरिमा बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज भी एक भी सब्जी नहीं बिकी। ऐसे तो ये सारी सब्जियां खराब हो जाएगी।
इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूंगी, और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि कल बाजार जाकर मैं ताजी सब्जियां ला सकूं। सब्जियां न बिक पाने की वजह से गरिमा परेशान होकर अपना ठेला लेकर घर जाने लगती है कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पाव भाजी की दुकान पर पड़ती है। दुकान वाला पाव भाजी बना रहा था। वह दुकान वाला अलग अलग प्रकार की सब्जियां को मिलाकर उसकी भाजी बना रहा था। उसको देखकर गरिमा को एक विचार आता है। क्यों ना मैं पाव भाजी का ठेला लगाऊं। ये सारी सब्जियां भाजी बनाने में काम आ जाएगी। क्या पता मेरा पाव भाजी का काम ही चल जाए। यह सोचकर गरिमा घर आ जाती है और वह अपना विचार अपने पति बिरजू को बताती है। बिरजू भी उस पर अपनी सहमति जताता है। फिर क्या था, अगले दिन गरिमा बाजार में अपने ठेले की जगह पर पाव भाजी का ठेला लगाती है। गरिमा के पाव भाजी के ठेले पर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर आते हैं और पाव भाजी खाते हैं। लोगों को गरिमा की बनाई हुई पाव भाजी बहुत पसंद आती है। थोड़ी ही देर में गरिमा की दुकान पर पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लग जाती है और इस तरह गरिमा का पाव भाजी का काम चल जाता है। अब गरिमा सब्जियों का ठेला लगाना छोड़ पाव भाजी का ठेला लगाया करती थी। थोड़े ही दिन में गरिमा की स्थिति में काफी सुधार आ जाता है और फिर से वह सब अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। काशीपुर नाम का एक गांव था। गांव में हरिया नाम का एक कुम्हार रहता था। हरिया मिट्टी के घड़े बनाता था और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। इसी गांव में सेठ लालचंद भी रहता था। वह सेठ गांव के भोले भाले लोगों को थोड़ा सा कर्ज देकर उनसे ज्यादा ब्याज वसूल करता था। हरिया ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था और घड़ों को बेचकर आए पैसों से वह सेठ से लिए कर्ज को धीरे धीरे उतार रहा था। लेकिन सेठ लालचंद की नीयत खराब थी। वह धीरे धीरे करके ब्याज की रकम को बढ़ाता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब हरिया सेठ लालचंद को ब्याज की रकम देने जाता है। अरे ये क्या, बस 700 रुपए। हरिया, तुझे मुझसे कर्ज लिए 4 साल हो गए हैं। मैंने तुझे कहा था ना कि हर महीने ब्याज की रकम बराबर मुझे देते रहना, लेकिन तूने अभी बीते कुछ महीनों में मेरी बराबर रकम वापस नहीं की है। इसलिए अब मैं ब्याज की रकम को 4% बढ़ा रहा हूं। पर सेठ जी, आपने अभी पिछले 2 महीने पहले ही तो 2% ब्याज बढ़ाया था। हाँ बढ़ाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पैसे देने में इतना टाइम लगा देगा। इसलिए अब से ब्याज की रकम हर दूसरे महीने में बढ़ेगी। इस बार तो मैं ये 708 रुपये रख रहा हूं, लेकिन अब से अगले महीने से तुझे हर महीने 900 रुपये मुझे देने होंगे। पर सेठ जी, ऐसे तो मेरे घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर आपको देता हूं। देख हरिया, ये सब मैं नहीं जानता 900 रुपए देने हैं, मतलब देने हैं, वरना तेरा जो घर है ना, वह मुझे जबरदस्ती हथियाना पड़ेगा। या तो तू मुझे मेरे पैसे हर महीने देता रहियो या फिर अपना घर। ठीक है सेठ जी, मैं आपको हर महीने ब्याज की रकम देता रहूंगा, पर आप घर लेने की बात ना करें। एक ही तो छत है हमारे पास, अगर वह भी आप ले लेंगे तो हम कहां जाएंगे। हरिया चुपचाप घर वापस आ जाता है और घर आकर फिर से घड़े बनाने लगता है। तभी हरिया को परेशान देखकर उसकी माँ उससे पूछती है। क्या हुआ हरिया बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हरिया अपनी माँ को वह सारी बात बताता है जो लालचंद ने उससे कही थी। मैंने तुझसे पहले ही कहा था बेटा, यह लालचंद एक नंबर का लालची इंसान है, इससे कर्ज मत ले। पर तूने मेरी बात नहीं मानी। यह लालचंद बस गरीबों का खून चूसना जानता है। पर माँ, मैं उस समय करता भी तो क्या, बिटिया की शादी के लिए और किससे कर्ज मांगता। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, पहले से और अधिक घड़े बनाने होंगे, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा घड़े बेच सकूंगा। अच्छा मां, सारे घड़े बन गए हैं तो मैं इसे यहां पर सूखने के लिए रख देता हूं, और बाकी जो खड़े सूख गए हैं उसे मैं बाजार लेकर जा रहा हूं।
हरिया अपने बनाए हुए सारे घड़े लेकर बाजार चला जाता है और वहां पर घड़े बेचता है। सारे दिन मेहनत करके भी वह ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 घड़े ही बना पाता था और घड़ों को बेचकर जो पैसे आते थे वह अपनी माँ को जमा करने के लिए दे देता था। लेकिन अब सेठ के द्वारा ब्याज की रकम ज्यादा बढ़ा देने की वजह से हरिया को समस्या आ गई थी, क्योंकि हरिया की कमाई तो उतनी ही थी। अब हरिया दिन रात मेहनत करने लगा था। वह दिन रात घड़े बनाने में लगा रहता, जिससे हरिया बहुत थक जाया करता था। ऐसे ही हरिया एक बार अपने आंगन में घड़े बना रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आंगन में आता है और उसे कहता है, बेटा, मैं अपने साथ कुछ मिट्टी लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे मेरे लिए मिट्टी की सुंदर सी बांसुरी बना दो। बाबा, मिट्टी की बांसुरी क्यों? बांसुरी तो बांस की बनती है ना? हाँ, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मिट्टी की बांसुरी बनाओ। ठीक है बाबा, आप मुझे मिट्टी दे दो, इससे मैं आपके लिए बांसुरी बना दूंगा। आप कल तक इसे ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं कल आता हूँ। ऐसे कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और बाबा के कहे अनुसार हरिया मिट्टी की बांसुरी बनाने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में बहुत ही सुंदर सी मिट्टी की बांसुरी बनकर तैयार हो जाती है। अगले दिन बाबा अपनी मिट्टी की बांसुरी लेने आते हैं। बाबा, ये लो, आपकी मिट्टी की बांसुरी बनकर तैयार हो गई है। बाबा उस बांसुरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और बाबा हरिया से कहते हैं, यह बांसुरी तुम रखो और मुझे यह घड़ा दे दो। बाबा, पर आपने तो मिट्टी की बांसुरी बनवाई थी, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे? वह बेटा, मुझे जिस काम के लिए मिट्टी की बांसुरी चाहिए थी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इस मिट्टी के घड़े की जरूरत है, तो मुझे यह मिट्टी का घड़ा दे दो। हरिया बाबा को मिट्टी का घड़ा दे देता है और बांसुरी रख लेता है। बाबा के जाने के बाद हरिया फिर अपने घड़ों के बारे में सोचने लगता है। वह बहुत परेशान था। तभी उसकी नजर उस बांसुरी पर पड़ती है और हरिया घड़ों के बारे में सोचते हुए मिट्टी की बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी में से बहुत ही मधुर धुन निकल रही थी। जब हरिया की नजर अपने घड़ों पर जाती है तो वह देखता है कि उसके आंगन में घड़े ही घड़े दिख रहे थे। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से बांसुरी बजाई। वह जितनी बार बांसुरी बजाता है उतनी बार आंगन में एक घड़ा बढ़ जाता है। हरिया की माँ यह नजारा देखकर बहुत आश्चर्य में थी। लगता है ये कोई जादुई बांसुरी है माँ। हाँ बेटा, लगता है ये कोई जादुई बांसुरी ही है। और वह बाबा भी कोई जादूगर या कोई महान गायनी होंगे जिसने हमारी मदद की है। आज हरिया के पास बहुत सारे घड़े थे। वह सारे घरों को लेकर बाजार जाता है और सारे घड़ों को बेच देता है। आज हरिया की अच्छी कमाई होती है। आज वह 2 गुना पैसा कमाता है। सारे पैसे लेकर हरिया घर जाता है और अपनी माँ को दे देता है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। हरिया ने बाजार में एक नई दुकान खरीद ली थी और वह वहीं पर घड़े बेचा करता था। हरिया के दुकान पर कई डिजाइन के अलग अलग घड़े थे, जिन्हें लेने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा ही उसके दुकान पर लगी रहती थी। ये लो पैसे, इस महीने बहुत अच्छी कमाई हुई है। इन पैसों को तुम जमा किए हुए पैसों में रख देना। कल सेठ लालचंद को ब्याज की रकम देने का दिन है। माँ, मुझे 900 रुपए दे दो, मैं सेठ के पैसे देकर आता हूँ। नहीं हरिया, अब तू सेठ को 900 रुपए नहीं देने जाएगा। इस महीने हमने बहुत अच्छी कमाई कर ली है, इतनी अच्छी कि हम उस लालची लालचंद की सारे पैसे एक ही बार में दे सकते हैं। ये सारे पैसे ले जा और उस लालची लालचंद का सारा हिसाब कर देना। माँ की बात मानकर हरिया सारे पैसे ले जाता है और लालची लालचंद का सारा हिसाब कर देता है। सेठ जी, अब मैंने आपका सारा हिसाब कर दिया है। अब आपका मेरे पर कोई भी कर्ज नहीं है। वह सब तो ठीक है, लेकिन ये बता कि तेरे पास अचानक से इतने सारे पैसे कैसे आ गए? कल तक तो तू 700 रुपए देने में भी बहुत आनाकानी कर रहा था और अचानक से सारा ब्याज एक ही बार में दे दिया। हाँ सेठ जी, क्योंकि मेरा व्यापार अब अच्छा चलने लगा है, जिससे मेरी अच्छी कमाई हो रही है। आप गरीब लोगों की मजबूरी का बहुत फायदा उठाते हो। लोग मजबूरी में आपके पास आते हैं और आपसे पैसे उधार मांगते हैं, लेकिन आप तो बस गरीबों को लूटने में लगे रहते हो। आपने मेरी गरीबी और मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब बस
आज के बाद मैं आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा। और हां, गांव के भी भोले भाले लोगों को तुमसे कर्ज लेने के लिए मना कर दूंगा, क्योंकि तुम झूठ बोलकर पहले कर्ज देते हो, फिर कर्ज का पैसा बार बार बढ़ाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब हरिया की जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। हरिया ने गांव के भोले भाले लोगों को सेठ लालचंद की बुरी नीयत के बारे में बताया, जिससे गांव के लोगों ने सेठ लालचंद से कर्ज लेना बंद कर दिया। इस तरह वह बाबा के दिए जादुई बांसुरी ने केवल हरिया की जिंदगी को ही नहीं बदला, बल्कि गांव की हर लोगों की जिंदगी को बदल दिया।